नई गाड़ी लेना सबको बहुत ज्यादा पसंद होता है और अब तो नई गाड़ी लेने का टाइम आ रहा है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, बहुत सारे लोग नई गाड़ी लेंगे। लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों के पास पुरानी गाड़ी भी है जिससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पुरानी गाड़ी है लेकिन वो उसको नहीं देना चाहते हैं, वो उनके दिल के बहुत ज्यादा करीब है। तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें पुरानी गाड़ी कब बेचनी चाहिए, मतलब कब हम उससे छुटकारा पा लें और कब हमें नई गाड़ी लेनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो 3-4 साल ही गाड़ी को चलाते हैं, उसकी कंडीशन इतनी खराब नहीं होती है या वो नई जैसी होती है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि यार ये पुरानी हो गई, थोड़ी सी इसने दिक्कत दे दी है, अब ये दिक्कत देनी शुरू करेगी, तो उसको बेच देते हैं, नुकसान कर लेते हैं। कुछ लोगों के दिल के करीब गाड़ी इतनी होती है या उनको लगता है यार थोड़ा बहुत तो खर्चा गाड़ी मांगती रहती है, उस थोड़े बहुत के चक्कर में ना वो उस पर ज्यादा खर्चा करते रहते हैं और उसको सालों साल चलाते रहते हैं, वहां पर भी वो नुकसान कर लेते हैं। तो आज हम इसी चीज पर बात कर रहे हैं। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है, क्या सिम्टम है, क्या सिम्टम्स वो गाड़ी दे रही है कि आपको अब वो गाड़ी बेच देनी चाहिए और नई गाड़ी की प्लानिंग आपको करनी चाहिए। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात हम कर लेते हैं, वो है रस्टिंग। किसी भी गाड़ी में आती है, आपके दिल के करीब है, नहीं है, नई है, पुरानी है, अगर उसमें रस्टिंग आनी शुरू हो गई है ना, तो आप देख लीजिए अब उस गाड़ी से छुटकारा पाना आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। लेकिन रस्टिंग भी दो टाइप की होती है। एक तो कहीं कहीं पर आपको थोड़ी बहुत दिखेगी, जहां से थोड़ा बहुत पेंट उखड़ गया है, आप कहीं पर उसको चेक कराएंगे, डीपली अगर वो अंदर तक नहीं गया हुआ है या कहीं और नहीं दिख रहा है, तो उसको हम सीरियस रस्टिंग नहीं मानते हैं। थोड़ा बहुत टचअप हम उसके ऊपर कर सकते हैं, कभी कभार हो सकता है कहीं से कोई पेंट छूट गया है, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर रस्टिंग की वजह से आपकी गाड़ी में कहीं पर लोहे में कहीं पर छेद हो गया है, कहीं पर डीप आपको लग रहा है कि ये चीजें जा रही हैं, तब आपको उस गाड़ी से छुटकारा पाना है। आप उसको रिपेयर मत कराइए। आज यहाँ से रिपेयर कराएंगे, अगर डीप रस्टिंग आई है, आप यहाँ से रिपेयर कराएंगे तो वो कहीं और शुरू हो जाएगी। आप उसको ठीक ही कराते रहेंगे, स्ट्रक्चर खराब होता रहेगा, किसी काम की वो चीज नहीं रह जाएगी। दूसरा, आप देखिए जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, क्या इसकी बेल्ट में से नॉइज आ रही है। गाड़ियां जब पुरानी हो जाती हैं, 40-50 से 60,000 किलोमीटर चल जाती हैं, 4-5 साल पुरानी हो जाती हैं, तब उसकी बेल्ट में से नॉइज आना नॉर्मल बात है, उसके बाद उनको चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर नॉर्मल चेंज के बाद भी आपकी गाड़ी में से आपको आवाज आ रही है, हमें लग रहा है कि यार ये बेल्ट की ही आवाज है, तब आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना पड़ेगा। शायद वो बेल्ट की आवाज ना हो, शायद वो उस पुली की आवाज हो जिस पर से वो बेल्ट चलती है, बहुत सारे सिस्टम्स को वो कनेक्ट करके चलती है। हो सकता है वहां पर जो बेरिंग है वो आवाज कर रहे हैं। तो उस केस में भी आपको समझ जाना चाहिए कि अब जो इसका टाइम है, इन पुली का जो टाइम है वो जा चुका है। अब इनको चेंज कराना या रिपेयर कराना काफी खर्चीला हो जाएगा और उसके लिए इंजन वगैरह भी खोलना पड़ेगा, वो स्टॉक कंडीशन नहीं रह जाएगी। तो आपकी गाड़ी अब आपका साथ छोड़ रही है, कोशिश कीजिए आप उसका साथ छोड़ दें ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना आए। फिर तीसरी चीज क्या रहेगी, अगर आपकी गाड़ी के जो फ्लूइड्स हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं ज्यादा। ये हर गाड़ी जो चलती है कंजम्पशन तो वो करेगी, इंजन ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब गाड़ी पुरानी होनी शुरू हो जाती है उसके बाद उसका कंजप्शन जो है थोड़ा सा, मतलब आप 4-5%, 10% मान सकते हैं, थोड़ा 10% के आसपास बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा दिख रहा है, आपने 6 महीने पहले सर्विस कराई थी, गाड़ी ज्यादा चल भी नहीं रही है, इंजन ऑयल खत्म हो रहा है, आधा हो गया है, ब्रेक ऑयल जो है वो जल्दी कंज्यूम हो रहा है, कोई भी इसमें कूलेंट वगैरह है वो जल्दी खत्म हो रहा है, तो वो चीज भी आपको इंडिकेट कर रही है कि अब इस गाड़ी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। अब इसका इंजन जो है वो काम मांग रहा है, आप इंजन का काम कराएंगे, फिर से वही बात आ गई है, इंजन खुलेगा, स्टॉक कंडीशन में नहीं रहेगा, उसमें खर्चा भी ज्यादा होगा। और एक बार अगर आपने बाई चांस खुलवा भी लिया है, उसके बाद आपने वो ठीक भी करा लिया है, खर्चा कर दिया है, अब उसकी क्या गारंटी है कि उसमें कोई और दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहले भी आ चुकी है। तो अब उस गाड़ी से आपको छुटकारा पाना जरूरी है। एक और बड़ा इंडिकेशन आपकी गाड़ी देती है वो होता है अगर फ्यूल इकोनॉमी डिक्रीज हो रही है, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है। जब आप नई गाड़ी लेकर आए थे उस टाइम पर मान लेते हैं वो 20 के आसपास आपको माइलेज दे रही थी। जैसे जैसे गाड़ी थोड़ी पुरानी हो जाती है, 4-5-6 साल पुरानी हो गई है, आपने 70-80 हजार किलोमीटर चला ली है, 20 के बजाय हो सकता है वो 18-19 के आसपास दे। लेकिन अगर वो 14-15 के आसपास आ गई है, तब आपको थोड़ा सा चिंतित होने की जरूरत है। यार गाड़ी ऐसा क्यों कर रही है, आपने फिल्टर्स वगैरह सब चेंज करा लिए हैं, आपने सर्विसिंग जो है अच्छे से करा ली है, वॉशिंग वगैरह सब हो गई है, एयर प्रेशर आप टायर्स में देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मतलब जो हम गाड़ी के साथ नॉर्मली
आराम से सर्विसिंग वगैरह, मेंटेन वगैरह जैसे हम कर सकते हैं गाड़ी को, वो सब हमने कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई दिक्कत आ रही है, फ्यूल एफिशिएंसी कम है, आपने इसको डीप क्लीन करा लिया है, टर्बो वाली गाड़ी है, टर्बो चार्जर वगैरह सब क्लीन करा लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी इसकी माइलेज नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब अब ये गाड़ी आपका साथ छोड़ रही है। कहीं ना कहीं इसमें इशू आ रहा है। आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा अपनी फ्यूल एफिशिएंसी डिक्रीज कर देगी, पैसा आपका ज्यादा लगेगा, माइलेज आपको कम देगी, तो कोई फायदा नहीं है। छुटकारा पाइए ऐसी गाड़ी से। फिर क्या होता है, बहुत बार देखिए, जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होगी ना, उसके जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, आपका हो सकता है जो म्यूजिक सिस्टम है कभी वो फेल हो गया, पावर विंडोज है कभी किसी में दिक्कत आ गई, कभी किसी में दिक्कत आ गई, आपने उसको ठीक करा लिया है। अब पीछे वाली जो पावर विंडो है उसमें दिक्कत आ गई, आपने उसको ठीक करा लिया है। अब जो हमारा जो सेंटर लॉकिंग वाली की है उसमें कोई दिक्कत आ गई, या सेंटर लॉकिंग के सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई है, आपने उसको ठीक कराया। किसी लाइट में प्रॉब्लम आ गई, आपने उसको ठीक कराया। तो हमारे जो स्टीयरिंग माउंटेड टच कंट्रोल्स है उनमें कोई दिक्कत आ गई, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आ ही रही है। इसका मतलब जो इनकी लाइफ है, जो इसकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की लाइफ है, बेशक वो वायर है, बेशक वो बटन है, बेशक वो सिस्टम है जो इन सबको जोड़कर रखता है, अब उसका टाइम जो है वो पूरा हो रहा है। जैसे जैसे हम उसको यूज कर रहे हैं वो एग्जॉस्ट हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है वो सिस्टम, बार बार आपको प्रॉब्लम करेगा। कोई एक चीज अगर खराब हो रही है, आपने उसको ठीक करा लिया, उसके बाद दूसरी दिक्कत नहीं कर रही है, तब तो ठीक है। लेकिन आप एक ठीक करा रहे हैं, दूसरी खराब हो रही है, दूसरी के बाद फिर तीसरी खराब हो रही है, तब आपको समझ जाना चाहिए अब ये गाड़ी में ना आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली है। कभी ऐसा हो सकता है कि इसकी पूरी वायरिंग फेल हो जाए, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाए, आपको पूरी वायरिंग चेंज करानी पड़े, लाखों का खर्चा होगा। उससे पहले संभल जाए, गाड़ी को निकाल दे अपने पास से। फिर कुछ लोगों को अपनी गाड़ी बहुत ही प्यारी होती है, यार हमने ना बड़े मन से ये गाड़ी ली थी, 10 12 15 साल हमने ये गाड़ी चला ली है, अब वैसे भी इसकी लाइफ खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी हम इस गाड़ी को रखना चाहते हैं। तो एक बार ना ये देख लीजिए क्या उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। मान लेते हैं आपने वो गाड़ी रख ली, आपके पास बढ़िया तरीके से चल रही है, लेकिन मार्केट में आज उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप उसके स्पेयर पार्ट लेने जा रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहे हैं। उसके बाद आप परेशान होकर उस गाड़ी को बेचना चाह रहे हैं, अब वो गाड़ी बिक भी नहीं रही है, या फिर वो कबाड़ी में ही जाएगी। तो क्या फायदा ऐसे नुकसान का। तो इससे बढ़िया है, अगर किसी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स इजिली अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा भी मुश्किल आपको हो रहा है, आपके आसपास नहीं मिल रहे हैं, कहीं दूसरी जगह मिल रहे हैं, या ऑर्डर पर मंगाने पड़ रहे हैं, 1 महीना लग रहा है, 15 दिन लग रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये गाड़ी अब स्पेयर पार्ट्स के मामले में भी दिक्कत करेगी। बूढ़ी वैसे ही हो चुकी है, स्पेयर पार्ट्स की इसको जरूरत पड़ेगी, वो मिल नहीं रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा परेशानी हमें देगी। और लास्ट आपको देखना है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपको अपनी पुरानी गाड़ी की कितनी पड़ रही है। हो सकता है आपको इतने ज्यादा खर्चे नहीं दे रही है, लेकिन फ्रीक्वेंटली छोटे छोटे खर्चे वो दे रही है। हर महीने आपसे 2 3 हज़ार रुपए का खर्चा वो गाड़ी ले लेती है। उसकी माइलेज जो है बहुत ज्यादा कम तो नहीं हुई है, लेकिन 3 4 पॉइंट कम हो गई है। थोड़े बहुत कहीं ना कहीं वॉशिंग में, कहीं कुछ कुछ ना कुछ, मतलब आप उस गाड़ी में खर्चा करते रहते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। मैं इसकी माइलेज, मतलब महीने में मैं इतना किलोमीटर चलाता हूँ, माइलेज में मुझे ये 1000 से 2000 रुपए जो है एक्स्ट्रा मेरे से ले लेती है। हर 2 महीने में मेरे से 3 4 हज़ार रुपए ये वैसे ही मेरे से ले लेती है। तो अगर मैं नई गाड़ी लेता हूँ तो उसको 6 7 8 हज़ार रुपए हो सकता है मुझे उसकी ईएमआई वगैरह भरनी पड़े। इस गाड़ी पर भी मैं 7 8 हज़ार रुपए ही खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि 3 4 हज़ार का फ्यूल ले लेती है, 3 4 हज़ार रुपए ठीक होने में ले लेती है, कुछ फिर इसकी माइलेज भी कम है। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है, इसको रखने की ओनरशिप अगर नई गाड़ी के बराबर है, या 80% भी उसके आसपास है, तो फिर आप समझ जाइए ये गाड़ी जो आपके पास एग्जिस्टिंग गाड़ी है वो आपसे पैसा ज्यादा ले रही है। अब आपको नई गाड़ी की तरफ चला जाना चाहिए, क्योंकि पैसा आप उतना ही दे रहे हैं, परेशानी में ज्यादा फंस रहे हैं। कहीं भी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, उस टाइम पर अगर गाड़ी ने आपको धोखा दे दिया, कहीं आप जा रहे हैं रास्ते में खराब हो गई, तो आप पैसा उतना ही दे रहे हैं, लेकिन परेशानी बिना मतलब की मोल ले रहे हैं। तो उससे तो बढ़िया है आप नई गाड़ी की तरफ शिफ्ट हो जाइए, थोड़ा सा आप कैलकुलेट कीजिए, तो ये चीजें तब आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ अब ये गाड़ी जो है मेरे लिए पुरानी हो गई है। तो अगर आप उस स्टेज पर आ चुके हैं तो बेटर टाइम है, बढ़िया डिस्काउंट भी चले हुए हैं, पुरानी गाड़ी को साइड में कीजिए। एक्सचेंज ऑफर भी काफी बढ़िया है, वहां पर आप बढ़िया गाड़ी ले सकते हैं। और डिस्काउंट का टाइम मैंने बताया चल ही रहा, वहां से एक बढ़िया नई गाड़ी आप अपने लिए ले सकते हैं। बाकी फिर भी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।